Good morning, all of you. Welcome back to Dr. Shaheen classes. I am Dr. Surya Shaheen, and today I am here with very important questions. And this is Diamond Question Series. Diamond Question Series में मैं आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आती हूँ जो आपके नेट जीआरएफ एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में मैं सॉल्व करती हूँ और उनसे जितने भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं वो सबको बताती हूँ आपको। यानी अगर आप एक क्वेश्चन को देखेंगे तो उससे आपको बहुत सारे आपको नॉलेज हो जाएगा उस क्वेश्चन, उस राइटर के रिलेटेड में। तो चलिए बिना देर के मैं स्टार्ट करती हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन है इज फोप एट द टॉयलेट, फ्लैटर एट द बोर्ड, now trips a lady, now starts a lord. So the above lines are quoted from. यह लाइन कहाँ से कोट किया गया है? मैं कई बार आपको बोलती हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन कीजिए तो कोटेशंस किसी भी राइटर को, खास करके इम्पोर्टेंट राइटर्स के कोटेशंस आपको नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। मैं हमेशा बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है, जैसे डॉक्टर जॉनसन है, अलेक्जेंडर पोप है, विलियम शेक्सपियर है, क्रिस्टोफर मार्लो है, फिलिप सिडनी है, इनकी जो कोटेशंस है, और भी है W.B. येट्स है, T.S. एलियट है, और भी है उनके अलावा। लेकिन इनके जो कोटेशंस इंपॉर्टेंट है उनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये जो लाइन है वह कहाँ से कोट किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज मैक फ्लैक्नो, सेकेंड इज द रेप ऑफ द लॉग, थर्ड इज एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनट, एंड फोर्थ इज एब्सलम एंड अचिटोफल। तो ये जो है फोप एट द टॉयलेट, फ्लैटर एट द बोर्ड, नाउ ट्रिप्स अ लेडी, दिस इज टेकन फ्रॉम एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनट। तो ये एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनट किसने लिखा है? तो ये जो है यह वक्त अलेक्जेंडर पोप ने लिखे हैं। ओके, Alexander Pope, you know, he is a new classical critic, poet, writer and translator. ये जो है अलेक्जेंडर पोप, ये राइटर, क्रिटिक भी है, ट्रांसलेटर भी है, पोएट भी है, ठीक है। और ये जो कोटेशन है यहाँ से लिया गया है एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनट में। और हम जानते हैं कि अलेक्जेंडर पोप जो है वह अदर वर्क्स के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे उनकी वर्क है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन। यस, ये इनकी इंपॉर्टेंट वर्क है। द रेप ऑफ द लॉक है, और द रेप ऑफ द लॉक जो कि आपको पता है इट इज ए मॉक हीरोइक एपिक एंड ही हैज सैटिराइज्ड द 18th century upper class England through the characters in the रेप ऑफ द लॉक। ओके, और इसके अलावा इन्होंने एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनट भी लिखे हैं। सो ये जो है एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनट, यह क्या है? इट इज अ पोएटिक सटायर है ना, यस, सटायर है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी बन गया। एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनट इज अ सटायरिक वर्क, पोएटिक सटायरिक वर्क है। एंड दिस इज we get there are some autobiographical elements in epistle to Dr. Arbuthnot। इस वर्क में आपको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी देखने को मिलेगा। और अलेक्जेंडर पोप रोट दिस वर्क when his friend John Arbuthnot, and John Arbuthnot was a physician and he was very ill at that time, and so he addressed his friend John Arbuthnot in this work, epistle to Dr. Arbuthnot. So he addressed his friend here, John Arbuthnot, who is a physician, and there are autobiographical elements in this work, and Pope composed this poetic satire when he heard his friend was dying। जब उन्हें पता चला कि उनका जो फ्रेंड है जॉन आर्बथनट, ही वॉज डाइंग एट दैट टाइम, इन्होंने एड्रेस किया। ऐसे पोइट्स जो भी होते हैं, उनके जो फ्रेंड होते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके लिए ये लोग क्या करते हैं, या तो एल्जी लिखते हैं या फिर कोई पोएम लिखते हैं इस तरह से उनके कमेमोरेशन में, या फिर जब बहुत बीमार होते हैं तो लिखते हैं। तो उसी तरह से अलेक्जेंडर पोप ने ये लिखा था वर्क, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनट। और इसकी फेमस एक कोटेशन है, Who breaks the butterfly? Who breaks the butterfly?
ये क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में भी पूछा हुआ था, है ना। वो ब्रेक्स द बटरफ्लाई अपॉन अ व्हील, ये कोटेशन है इसी का, एपिस्टल टू अर्बथनट का, हु ब्रेक्स द बटरफ्लाई अपॉन अ व्हील। ये क्वेश्चन, ये कोटेशन आपका एक बार पूछ चुका है नेट एग्जामिनेशन में, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनट। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विद डैश, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको आंसर देना है। एंड सो एट द forbidden fruit against his better knowledge. First option is female charm, second is exceeding love, third is faithful love, fourth is taste so divine. Okay, so actually in Paradise Lost book 9 Milton writes that Adam was overcome with फीमेल चार्म। फीमेल चार्म की वजह से क्या है कि एडम जो है डिफीटेड फील किया, एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट द बेटर नॉलेज। सो बुक 9, जैसा कि हम जानते हैं, मिल्टन रोट बुक 9 एंड ही राइट्स दैट ही इन्वोक्स यूरेनिया ना। इसमें जो एक क्वेश्चन आपका भी ये भी बनता है, गॉडेस यूरेनिया को इन्वोक्स करते हैं इस बुक में ना। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछ देते हैं कि किस गॉडेस को किस बुक में इन्वोकेशन किया गया है। सो मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट ही इन्वोक्स गॉडेस यूरेनिया, एंड गॉडेस इन ग्रीक, गॉडेस यूरेनिया इज गॉडेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो है, हाँ, why Adam and Eve were expelled from garden? Actually, Adam and Eve were forbidden from eating the tree of the fruit of knowledge. Okay, and but they violated the command of God, and they tasted the fruit of the knowledge, and that's why, and it was tempted by Satan in the form of serpent. तो ये भी है किस फॉर्म में उसको बहकाया गया एडम ईव को, तो सरपेंट के फॉर्म में उसको भड़काया गया, एंड एडम एंड ईव, एंड आफ्टर द टेस्टिंग द फ्रूट दे बिकेम नेकेड एंड दे बिकम अवेयर ऑफ द वर्ल्डली नॉलेज एंड सेक्सुअल प्लेजर एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाई दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द पैराडाइज। पैराडाइज से उनको निकाल दिया गया, और जो उसके बाद जो पनिशमेंट था, एज अ पनिशमेंट व्हाट हैपेंड, दे लॉस्ट देयर इनोसेंट लाइफ इन पैराडाइज। अपने जो पैराडाइज में जो इनका इनोसेंट लाइफ था उसको उन्होंने खो दिया, एंड व्हाट दे एक्सपीरियंस्ड पेन, टॉयल, मोर्टालिटी, डेथ। ये सब ऐसे पनिशमेंट मतलब ह्यूमन को दिया गया है। इवन जो लेबर पेन होता है फीमेल को, ये भी इसी कैटेगरी में रखा गया है कि फीमेल को भी एडम एंड ईव को ऐसे मिथ के तौर पे हम लोग जानते हैं कि जैसे एडम एंड ईव को पैराडाइज से एक्सपेल कर दिया गया, सो ऐसे पनिशमेंट जो फीमेल लेबर है वो उसका भी एक पनिशमेंट है। ओके, एज अकॉर्डिंग टू बाइबल में भी ये मेंशन है व्हेन यू स्टडी बाइबल। सो यहाँ पे आपका आंसर हो गया फीमेल चार्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन द प्रोलॉग टू डॉक्टर फॉस्टर्स द कोरस प्रोपोजेस दैट द थीम शुड बी। अब कई बार थीम भी पूछता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कर्स्ड नेक्रोमेंसी, सेकेंड इज ऑडिसियस डिस, थर्ड इज डायलेंस ऑफ लव, एंड फोर्थ इज सेल्फ कॉन्सीट। तो इसमें से आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा इसमें से, ठीक है। 1 and 2 होगा, या 1 and 3, या 1 and 4, या 3 and 4 होगा। ओके, तो देखिए क्रिस्टोफर मार्लो का ये जो डॉक्टर फॉस्टस है, सबसे पहले तो डॉक्टर फॉस्टस इज अ ट्रेजिक्लो। डॉक्टर फॉस्टस ये है क्रिस्टोफर मार्लो की, ये है ट्रेजिक फ्लो है। ओके, तो इसमें जो डॉक्टर फॉस्टस होते हैं, जो मेन हीरो है डॉक्टर फॉस्टस ही है। डॉक्टर फॉस्टस जो है वह एक्चुअली इसमें जो इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिकॉज डॉक्टर फॉस्टस
wanted to imbibe all the knowledge, नेक्रोमेंसी, उन्हें मतलब चाहते थे पूरी नॉलेज हो जाए, नेक्रोमेंसी मैजिक पावर जिसको कहते हैं उसकी भी नॉलेज हो जाए. सो एक्सेस ऑफ ग्रीड आपको पता ही है कि इट लीड्स टू डाउनफॉल. तो उसी तरह से डॉक्टर फॉस्टस के साथ होता है. डॉक्टर फॉस्टस इतना अंदर से ग्रीड हो जाता है इनको नॉलेज के प्रति कि लास्ट में इनकी क्या डाउनफॉल हो जाती है. एंड देन ही सीक्स द रिलीफ फ्रॉम गॉड. उसके बाद इनको गॉड से रिलीफ ये खोजते रहते हैं. इनको बहुत सारे फॉर्म में डराया जाता है गॉड के तरफ से. काफ़ी थंडरिंग होती है. फिर माउंटेन से इनको डर लगता है. अब बहुत सारे इसमें स्टेटमेंट है. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन आई डील इट इन डिटेल. सो इसका जो है थीम क्या होना चाहिए? सो कर्स्ड नेक्रोमेंसी होना चाहिए या सेल्फ कॉन्सीट होना चाहिए. ठीक है, डॉक्टर फॉस्टस का. तो इसमें आपका 1 and 4, तो 1 and 4 आपका सी में है. करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, इन विच पोएम ऑफ डन इज the lover's face reflected in the eyes of his beloved? First option is the good morrow, second is canonization, third is the apparition and fourth is a valediction for wedding morning. तो ये जो जैसा कि हम सब जानते हैं जॉन डन जो है, जॉन डन क्या है? जॉन डन एक्चुअली ही बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ मेटाफिजिकल पोएट ना. जैसे जॉन डन है, हेनरी बॉन है, रिचर्ड क्रोशो है, अब्राहम काउली है, जॉर्ज हर्बर्ट है. ये सारे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं. मेटाफिजिकल पोएट्स आर नोन फॉर देयर कॉन्सेप्ट्स एंड देयर फार फेस्ड इमेजरी. इन सब चीज़ों के लिए ये जाने जाते हैं. और जैसा कि डॉक्टर जॉनसन ने भी इन पर क्रिटिक किया हुआ है मेटाफिजिकल पोएट्स को इन द लाइव्स ऑफ पोएट्स में. तो चलिए हम अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. तो डन्स लवर्स फेस इन विच पोएम्स ऑफ डन के कौन से पोएम है लवर्स फेस रिफ्लेक्टेड इन द आइज ऑफ हिज बिलव्ड? तो गुड मॉरो में जो लवर्स का फेस है वह उसके बिलव्ड के आइज में रिफ्लेक्ट करता है. क्योंकि वो जो लवर होता है ही सेज दैट द होल वर्ल्ड इज इनसाइड हिज बिलव्ड एंड मीन्स द एंटायर वर्ल्ड. हिज बिलव्ड encompasses the entire world. So this is the reason that in this work Dr. John Donne says that the lover's face is reflected in the eyes of his beloved. So आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा the good morrow. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, though Coleridge reflects to motive hunting, okay, and of a motiveless malignity, the human villain Iago is far from motiveless. His motives are. तो Iago आपको जैसे भी पता है ये कैरेक्टर अथेलो में है. अथेलो क्या है? अथेलो इज ट्रेजिक प्ले ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, जिसमें अथेलो हीरो होता है. तो ये उसी के बारे में है. ये एक व्यूज है एक तरह से. ठीक है. So he has been disappointed of military promotion. Second, he suspects Othello of cuckolding him. A third option is he has been in love with Desdemona. And fourth is he wants to become Othello. So actually he has been disappointed of military promotion and he suspects Othello of cuckolding him. ये 1 and 2. एंड सो योर करेक्ट आंसर इज हेयर ए. मिस Coleridge के अकॉर्डिंग जो है मोटिव हंटिंग ऑफ ए मोटिवलेस मेलिग्निटी, द वीवन विलेन Iago इज फार फ्रॉम मोटिवलेस. हिज मोटिव्स आर, यानी कि इसमें क्या है कि इस वर्क में जो है जो अथेलो है ही सस्पेक्ट्स हिज वाइफ टू हैव स्लेप्ट विथ हिज Iago, राइट. सो दैट्स व्हाई ही सस्पेक्ट्स अथेलो ऑफ cuckolding him. तो आपको इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, Scott is known for the creation of mad, irrational, witch-like women characters from the following list. Pick the odd one. Okay. First option is Miss Wildfire, Miss Murdockson, Euphemia Dance, Meg Merlins. Okay. तो इसमें से कौन सा वर्क है जो आपको इसमें कैरेक्टर्स एक्चुअली पहचानना है ना. सो फ्रॉम द फॉलोइंग पिक द ऑड वन. इसमें ऑड जो है वह पहचानना है. यानी कि स्कॉट इज नोन फॉर क्रिएशन ऑफ मैड इरेशनल विच लाइक वुमेन कैरेक्टर्स. यानी कि इसमें बाकी वीमेन
लाइक विच कैरेक्टर्स है, लेकिन इसमें से एक है जो कि विच कैरेक्टर नहीं है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए आपको इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, या फिर उस कैरेक्टर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो कि विच वुमन नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब देखिए, मेग मैलिस इज जिप्सी वुमेन फॉर एस्कॉर्ट्स गाय मैनरिंग और एस्ट्रोलॉजर जो उनकी वर्क है उसमें होते हैं, और मैग वाइल्ड फायर is a mad woman and daughter of Meg Mardukson. So Guy Mannering or the astrologer is the second of Beverly novel. So यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये ऑप्शन, दिस इज द ऑड वन। सो आपका करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा। दिस इज नॉट वुमेन कैरेक्टर, विच कैरेक्टर। ओके, ठीक है। और गाय मार्लिंग जो है, गाय मार्लिंग गाय मैनरिंग है ना, इसका सब टाइटल है द एस्ट्रोलॉजर, द एस्ट्रोलॉजर है ना, ये आपका ध्यान में रखना है। और ये जो है ये सेकंड है, किसमें है, बेवर्ली नॉवेल्स में है, बाय वाल्टर स्कॉट। और उसमें बेवर्ली जो होता है वह फर्स्ट नॉवेल होता है बेवर्ली नॉवेल्स में, और गाय मैनरिन सेकेंड नॉवेल है बेवर्ली लिस्ट में, बेवर्ली नॉवेल में, और इसका सब टाइटल है द एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कॉलरिस द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज अ पोएम इन, मतलब राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो है कितने पार्ट में है ये पोएम? फर्स्ट इज 8 पार्ट, सेकेंड इज 9 पार्ट, थर्ड इज 7 पार्ट एंड 6 पार्ट। सो मैरिनर इज रिटन इन 7 पार्ट। सो करेक्ट आंसर इज है आपका सी। अब कॉलरिज को जैसा कि हम सब जानते हैं, ही इज अ रोमांटिक पोएट एंड कॉलरिज and Wordsworth has written together lyrical ballads and that it is in 7 part। and इसमें जो होता है मैरिनर वो हमें मैसेज देता है, मोरल। ये एलिग्रिकल पोएम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की, एंशिएंट मैरिनर एलिग्रिकल पोएम है। और इसमें जो है मैरिनर जो होता है वो हमें मोरल लेसन भी देता है उसमें, और उसके थ्रू हमें कॉलरिज जिसमें लिखते हैं ही प्रेथ वेल हु लबेथ वेल ना, हु प्रेथ वेल ना, ये वाला कोटेशन आपने देखा होगा, हु प्रेथ वेल हु लबेथ वेल, बोथ मैन एंड बर्ड एंड बिस्ट, ही प्रेथ बेस्ट हु लबेथ बेस्ट, ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल। यानी कि गॉड जो है वह ग्रेट और स्मॉल है, सबको लव करते हैं, प्यार करते हैं। तो मतलब इंसान भी उसी तरह से, इंसान वही अच्छा इंसान है जो कि छोटा या बड़ा हो सबको प्यार करता हो। यह हमारा मोरल लेसन है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की। इस बुक, ये बुक मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ी हुई है, लाइन बाय लाइन, काफ़ी अच्छी बुक है, आप सब पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, दाउ वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड। ओके, so in what sense is the bird immortal as compared to mortal bird? So first option is here man as an individual is unfairly compared to a bird as a species. Second is the word bird stands for the nightingale's song. Third, when considered as a species, man is equally immortal as the bird. And last option is the bird is immortal because songs of birds have been preserved to man through the ages. Okay, so the word bird stands for the nightingale song। यहाँ कैसे? तो इसके लिए आपको कोटेशन पता होना चाहिए। Thou was not born for immortal bird, यह कहाँ से है? Ode to the Nightingale से है। Ode to the Nightingale, Ode to the Nightingale किसकी है? जॉन कीट्स की है, जो कि रोमांटिक पोएट है। अब यहाँ से कोटेशन है, मतलब कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, ये पता होना चाहिए। पोएम अगर आप पढ़े हैं तभी आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ओड टू द नाइटिंगेल जो ओड है जॉन कीट्स की है, वहां से ये कोटेशन लिया गया है। दाउ वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड। सो हियर इमोर्टल बर्ड स्टैंड्स फॉर नाइटिंगेल। ठीक है, यह नाइटिंगेल को स्टेट एड्रेस करता है जॉन कीट्स, और वो कहते हैं कि दाउ वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ, यानी कि जो बर्ड है यहाँ पर जो नाइटिंगेल है उसका डेथ कभी नहीं हो सकता, बिकॉज दिस बर्ड इज इमोर्टल। इमोर्टल क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट्स जो इसकी जो सॉन्ग है, इट्स सॉन्ग इज इमोर्टल। सो द बर्ड इज इमोर्टल बिकॉज सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स हैव बीन गिवन प्लेजर टू मैन थ्रू द एजेस। यानी कि जो
सॉन्ग है बर्ड का या नाइटिंगेल का, वह प्लेजर देता है थ्रू द एसेस, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर 2 और 4 हो जाएगा। तो 2 और 4 किस में है? आंसर सी में। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, जोसेफ एडिशन कॉल्ड हिम द मिरेकल ऑफ द प्रेजेंट is and Alexander Pope wrote the epitaph for monument erected in his memory. Who is he? First option is John Locke, second is Isaac Newton, third is Ashley Cooper and fourth is Christopher Warren. तो देखिए, जोसेफ एडिशन कॉल्ड हिम द मिरेकल ऑफ द एंड अलेक्जेंडर पोप रोट द एपिटाफ फॉर द मोमेंट क्रिएटर। हु इज ही? तो जो मोन्यूमेंट इरेक्टेड इन हिज मेमोरी में अलेक्जेंडर पोप ने आइजैक न्यूटन के लिए लिखा था। आइजैक न्यूटन के लिए अलेक्जेंडर पोप ने लिखा एपिटेप, और अलेक्जेंडर पोप ही अप्रिशिएटेड अलॉट आइजैक न्यूटन for his great knowledge that God sent Isaac Newton to spread light in this world, and that's why Alexander Pope said nature and nature's law lay hid, nature and nature's law lay hid, and then he said God said let Newton be, and there was light. God said let Newton be and there was light. ये अलेक्जेंडर पोप ने एपिटैफ लिखा है, किसके लिए? आइजैक न्यूटन के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर जो है उसमें आइजैक न्यूटन हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है, व्हाट इज जॉनसन्स ओपिनियन रिगार्डिंग द वायोलेशन ऑफ द 3 यूनिटीज इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। और 3 यूनिटीज जो है, अभी क्रिटिसिज्म से आपका आया क्वेश्चन, जॉनसन के ओपिनियन के हिसाब से कौन सा 3 यूनिटीज का वायोलेशन किया गया शेक्सपियर के प्ले में। तो जॉनसन के जो 3 यूनिटीज है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि जो अकॉर्डिंग टू जॉनसन कौन कौन से यूनिटीज को फॉलो किया जाना चाहिए एज अ राइटर, एज अ ड्रामाटिस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज शेक्सपियर शुड हैव फॉलोड द यूनिटीज, सेकेंड इज शेक्सपियर फॉलोड द इम्पोर्टेंट यूनिटी action satisfactorily, third is Shakespeare's plays suffered because they didn't follow the unities, unity of time and place arise from false consciousness। तो देखिए, जॉनसन के अकॉर्डिंग जो वायोलेशन ऑफ 3 यूनिटीज इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर है वह है आपका टू शेक्सपियर फॉलोड द इम्पोर्टेंट यूनिटी ऑफ एक्शन। शेक्सपियर के प्ले में आपको यूनिटी ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा सेटिस्फैक्टरली। एंड नेक्स्ट इज unity of time and place arise from false consciousness। तो ये इस तरह से आपका हो गया आंसर 2 और 4। तो 2 और 4 हो गया आपका बी में है, 2 और 4। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया बी। तो ये है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के लिए, और इसको मैं काफ़ी डिटेल में सॉल्व कर दी हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई होप कि आपका पक्का नेट या JRF या PhD एंट्रेंस या असिस्टेंट प्रोफेसर की वो क्वालिफाई होगी। बस आप सारे क्वेश्चन जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से आप नोट डाउन कीजिए, इसको देखिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, नोट डाउन कीजिए। बस सिर्फ देख कर छोड़ देते होंगे आपको, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ओके, थैंक यू।